हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। मतलब व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ इसेंशियल्स बताए गए हैं कि जब भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे हमें उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये जब तक इसेंशियल्स कंप्लीट नहीं होंगे हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला जो इसेंशियल्स है उसमें वो है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम दो पार्टी का होना ज़रूरी है, लाजमी है। ज़रा आप खुद भी सोच के देखें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भला अकेले कैसे हो सकता है। हर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कहीं ना कहीं दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ऑफ़र देते हैं तो लाजमी है ऑफ़र किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, तो उस केस में भी एक ऑफरर और एक ऑफरी यानी कि एक प्रोमिसर और प्रोमिसी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉमिस नहीं बनेगा, और फिर प्रॉमिस नहीं होगा तो फिर एग्रीमेंट नहीं होगा, और एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कम से कम उसमें दो व्यक्ति का होना ज़रूरी होता है। एटलीस्ट 2 पर्सन रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी अगर हम बात करें इसेंशियल्स की कि और दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है, तो दूसरा है इसमें कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कि हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या उसमें जो जिस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या वो होना पॉसिबल है कि नहीं, यानी कि उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है उसका कंप्लीसन होना, उसका फुलफिलमेंट होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, क्या मान लेते हैं कि सीए फाउंडेशन की कोर्स के लिए जनरली 6 महीने पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई स्टूडेंट आकर के बोल रहा है कि सर 1 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, आप 1 महीने में मेरी सिलेबस पूरी करवा दें, आप 1 महीने में मुझे पढ़ा दें। क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, क्या 1 महीने में वो सिलेबस पढ़ाया जा सकता है? अगेन आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में अगर वायलेशन भी होगा, मतलब कल के दिन में अगर 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होती है और अगर वो स्टूडेंट कोर्ट की तरफ मूव करता है रिमेडी के लिए, तो कोर्ट विल नॉट ग्रांट एनी रिमेडी बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं थी। मान लेते हैं कि अगर कोई डेड बॉडी है, अगर कोई मृत व्यक्ति है और अगर उसे कोई हॉस्पिटल वाले या कोई डॉक्टर उसे अगर जीवित करने की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें बात, अगेन इसमें भी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों के लिए कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे भी तो इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि और क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए, उसमें बोलता है कि क्लियरिटी ऑफ चॉइस होना चाहिए, यानी कि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। क्लियरिटी से क्या मतलब होता है? क्लियरिटी से ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे हाथ में ये 2 पेन है, एक ब्लैक एंड वाइट है, तो अगर मैं ऑफ़र दे रहा हूँ कि मुझे एक पेन बेचना है, तो जब मैं इस तरह का ऑफ़र दूंगा तो सामने वाले व्यक्ति को और मुझे एक क्लियर करना पड़ेगा कि मैं ब्लैक पेन बेचना चाहता हूँ कि वाइट पेन बेचना चाहता हूँ। क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक क्या होगा कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मैं ऑफ़र देते समय ये अगर क्लियर नहीं करता हूँ कि मुझे वाइट पेन बेचना है कि ब्लैक पेन बेचना है, तो लाजमी है कि हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये डिस्प्यूट का कारण बन जाए। सामने वाला व्यक्ति जो परचेजर है, बायर है, उसका कहना है कि मैं ब्लैक पेन खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, और मैं बोलूँगा कि मैं तो वाइट पेन सेल किया था। तो इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है। सर्टेनिटी भी एक पॉइंट है कि चीज़ें सर्टेन होनी चाहिए। तो क्या क्या सर्टेन होना चाहिए? जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें समय का निर्धारण, टाइम सर्टेन होना चाहिए, पार्टी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्टी का नाम, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस क्या है, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। उसके बाद अमाउंट भी सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि आई विश टू मतलब आई वांट टू सेल दी पेन एट ₹10, तो यह एक वैलिड ऑफर है। बट अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूँ कि आई विलिंग टू सेल दिस पेन नॉट लेस देन ₹10, तो नॉट लेस देन ₹10 इसका क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट वेग है, यानी कि ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। या मैं बोलूँ कि आई वांट टू सेल दिस पेन ओके एट रुपीज़ मोर देन 100, तो कहने का मतलब है कि मोर देन, लेस देन, अ लॉट ऑफ, ये सब चीज़ें ऑफर के साथ कहीं ना कहीं वैलिड नहीं होता है। इस तरह के स्टेटमेंट के साथ ऑफर नहीं दिया जा सकता है। तो जब भी हम ऑफर देंगे उसमें सर्टेन टाइम होना चाहिए, उसमें सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, और उसमें पर्सन भी सर्टेन होना चाहिए। ये भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं उसमें फ्री कंसेंट का होना जरूरी है।
अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आखिर कंसेंट क्यों नहीं जरूरी है, फ्री कंसेंट क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा कहा गया है। कंसेंट का जो डेफिनेशन है सेक्शन 13 में, वो कहता है कि व्हेन टू पर्सन एग्रीड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, व्हेन टू पर्सन एग्रीड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस इट्स नोन एज कंसेंट। कि जब दो व्यक्ति किसी एक वस्तु पे लेकर के उनकी अगर दिमाग, अगर उनकी सोच एक हो जाए तो ये कंसेंट हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये पेन 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और जिसे मैं ये बोल रहा हूँ अगर सामने वाला व्यक्ति ये कहे कि हाँ ठीक है मैं 10 में इसे खरीदना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये कंसेंट हो जाएगा। दूसरा बात, इस सेंटेंस में ये भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या हुआ, अपना कोई एसेंट नहीं दिया, कोई सहमति नहीं दिया। मैंने बोला कि मुझे ये 10 रुपये में बेचना है, मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या तुम खरीदोगे, मैं ऐसा ऑफर दे रहा हूँ कि क्या तुम खरीदोगे 10 रुपये में। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कोई सहमति नहीं जताई, उन्होंने कोई अपना एसेंट नहीं दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक तुम्हें पेन नहीं खरीदोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा क्लास में, तुमको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो सामने वाला स्टूडेंट कहीं ना कहीं मेरे बातों से मजबूर होकर के वो पेन खरीदने का मन बना लिया। तो उसने अपना कंसेंट तो दिया, लेकिन कहने का मतलब है कि क्या वो कंसेंट वॉलेंटरी है, क्या वो अपने मन से दे रहा है? आंसर इज नो। यही डिफरेंस है कंसेंट और फ्री कंसेंट में। फ्री कंसेंट का मतलब होता है जो सेक्शन 14 में है कि कंसेंट विच नॉट गिवन बिकॉज ऑफ कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। कि अगर कोई कंसेंट इन कारणों से न दिया जाए, मतलब फ्री कंसेंट डिफाइंड निगेटिवली अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि अगर कोई कंसेंट इन कारणों से न दिया जाए तो हम इसको फ्री कंसेंट कहेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है, न कि कंसेंट होना जरूरी है। क्योंकि कंसेंट फ्री कंसेंट भी हो सकता है और कंसेंट कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के कारण भी हो सकता है। इसलिए कंसेंट से काम नहीं चलेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब उसमें फ्री कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट और क्या बात करता है, बोलता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें आपको पार्टी का कैपेसिटी समझना जरूरी है। अब इस कैपेसिटी से क्या मतलब है, अगेन हु आर कैपेबल फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिफाइन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर यहाँ पे भी इन्होंने निगेटिवली डिफाइन किया है कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। ओके, कि ये लोग कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जब हम इनकम्पिटेंट को समझ जाएंगे तो लाजमी है उसके निगेटिवली हम क्या समझेंगे, कॉम्पिटेंट को समझ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन नॉट eligible to make a valid contract, insolvent unsound person not eligible to make a valid contract, and the person disqualified under any law also not qualified for a valid contract। तो ये कुछ लोग हैं जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, किसी अनसाउंड व्यक्ति के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, और वो व्यक्ति जो कानून में कानूनी तरीके से अगर इनवैलिड है, अगर कानूनी तरीके से उसको डिस्क्वालीफाइड किया गया है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमको ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते समय कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात कही गई है। वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज़ है कि अगर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना है, जैसे आप ज़मीन खरीदते हो, ठीक है, आप रेंट एग्रीमेंट करते हो, मॉर्गेज करते हो, तो इन सब चीज़ों में पार्टिकुलर स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है। ये स्टाम्प ड्यूटी होता क्या है? ये एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट एक रेवेन्यू है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लेविड होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूला जाता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अगर उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगता है तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए बात, वो किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो सेल डीड होगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा, वह एडमिसेबल एविडेंस नहीं माना जाता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है, मैंने कोई ज़मीन परचेज किया है, उस पर अगर 1 लाख का स्टाम्प ड्यूटी पे करना था, मैं 50,000 ही स्टाम्प ड्यूटी पे किया हूँ, या मैं स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं किया हूँ, तो कल के दिन में अगर उस ज़मीन से संबंधित, टाइटल से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि ये स्टाम्प एक्ट कहता है कि इसको इनएडमिसिबल एविडेंस माना जाएगा, इसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो जहाँ पे भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा हमें स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
उसी तरीके से भारत में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कहता है कि कुछ कुछ चीज़ों का रजिस्ट्रेशन हमें कराना जरूरी होता है। जैसे ज़मीन की अगर हम रजिस्ट्री कराएं, ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर हम लीज अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए करवा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। कोई व्यक्ति अगर बंदूकें खरीदता है तो पहले उसको आर्म्स लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, हमको देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉर अवॉइडिंग द डिस्प्यूट हमको कॉन्ट्रैक्ट रिटन में करना चाहिए। ताकि क्या होगा, अगर रिटन में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली यह एक बेहतर एविडेंस बनता है और फिर हम इसको आसानी से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिटन में करें। उसके बाद और क्या क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें साइन होना पार्टीज के द्वारा जरूरी है। कम से कम 2 विटनेस का साइन होना जरूरी है। 2 विटनेस का साइन होना जरूरी है पार्टी। उसके बाद डेट भी हम उस पर जरूर मेंशन करें कि किस डेट को ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो एक कुछ बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड, लाजमी है। जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक तो प्रॉमिस ही नहीं बनेगा, और प्रॉमिस नहीं बनेगा तो एग्रीमेंट नहीं होगा। प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन होता है तो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सेबिलिटी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ऑफर एक्सेप्टेड होना चाहिए। फिर कहता है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन से क्या मतलब है, जब भी आप कानून में ध्यान रखे बात, हमें हमारा संविधान, हमारा जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स का अधिकार देता है। लेकिन कैसा ट्रेड कॉमर्स? लॉफुल। जो भी हम बिजनेस करेंगे सब हम लॉफुल बिजनेस करेंगे। हम कोई भी बिजनेस अनलॉफुल नहीं कर सकते हैं। अगर अनलॉफुल करेंगे तो लाजमी है फिर क्या होगा, मेरे अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे, वो अपराध का कारण बनेगा और फिर उस अपराध के लिए जो सजा होगा मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे भी कहता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें भारत में चरस, अफीम ये सब जो चीज़ें हैं वैध है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को इस तरह का ऑफर दे कि तुम फलाना मेरा काम कर दो, अगर ये कर दोगे तो तुमको हमें देंगे, राइट, तो क्या ये वैलिड है? क्या ये लॉफुल है? आंसर इज नो। ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। 5 दोस्तों ने मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में कि हम लोग क्या करेंगे, हर रात चोरी करेंगे और चोरी करके जो सामान लाएंगे आपस में बांट लेंगे। अब उसमें से क्या हुआ कि एक दोस्त सातिर निकला और वो सारा सामान लेके भाग गया। तो क्वेश्चन ये है कि बचे हुए जो 4 दोस्त है, क्या उस भागे हुए दोस्त के अगेंस्ट में सूट फाइल कर पाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्योंकि वो सूट फाइल करने जाएंगे तो पहले पुलिस उसे ही कैद कर लेगी। क्योंकि इस तरह के किए गए कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया जा रहा है। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपको ध्यान रखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। कम से कम 2 व्यक्ति, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पार्टी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है जैसे स्टाम्पिंग, रजिस्ट्रेशन, साइनिंग, डेटेड, क्लियरिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ अगर है किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थैंक यू सो मच।